शुभ संध्या और स्वागत है इस I24 न्यूज इंग्लिश ब्रेकिंग न्यूज एडिशन में। मैं एरियल ओसारन हूं और मैं ओवन ऑल्टरमैन हूं। और अगले 2 घंटों तक हम आपको ऑपरेशन रोरिंग लायन के 31वें दिन की सभी प्रमुख सुर्खियां और महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। और जैसा कि हमास और गाजा के खिलाफ युद्ध की शुरुआत में हुआ था, इजराइल एक बहु फ्रंट युद्ध में शामिल है जिसमें ईरान, लेबनान और यमन से लगातार हमले हो रहे हैं। दिन भर इजराइल ने ईरान से कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च देखे, जिनमें से एक पिछले 1 घंटे में ही हुआ, और हिजबुल्ला की ओर से रॉकेट और ड्रोन हमले भी हुए, जिससे देश भर में लाखों इजरायली बम शेल्टरों में चले गए। ईरान और हिजबुल्ला के संयुक्त हमले से हाइफा तेल रिफाइनरी में फिर आग लग गई, जो पहले भी हमले में क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के एंटी टैंक मिसाइल हमले में एक आईडीएफ सैनिक मारा गया, जो दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान शुरू होने के बाद मारा गया 6ठा सैनिक है। सैनिक की पहचान 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड के 19 वर्षीय सार्जेंट लिरान बेंचियन के रूप में हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। 4 अन्य सैनिक अलग घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि उनका प्रशासन ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीबाफ से बातचीत कर रहा है। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि करीब 1 हफ्ते में पता चलेगा कि गलीबाफ अमेरिका के लिए उपयुक्त साझेदार हैं या नहीं। अब चलिए वॉशिंगटन डीसी से शुरू करते हैं हमारे वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वैगनहाइम के साथ। तो माइक, एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन पहले ही हो चुका है, और दूसरी तरफ उनका प्रशासन गलीबाफ से बात कर रहा है, जो शासन में गहराई से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये ट्रंप का संकेत देने का तरीका है कि वॉशिंगटन के लिए सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका है? ये ट्रंप का अपना तरीका है। मुझे लगता है ये सत्ता परिवर्तन बताने का अनोखा तरीका है। मार्को रूबियो, जो विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ने कुछ देर पहले एक टीवी इंटरव्यू में बात की थी और ट्रंप पर उनका काफी प्रभाव है। रूबियो ने इसे इन शब्दों में बयान किया: ईरानियों, वहां के लोगों को नेतृत्व में बदलाव का हक है। अगर यह युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ तो अच्छा, लेकिन यह युद्ध का उद्देश्य नहीं था। इसलिए हम देख सकते हैं कि शुरू में युद्ध के समय नेतृत्व परिवर्तन कोई लक्ष्य नहीं था, और फिर जब शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो चलिए यहाँ नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं। और अब जब ऐसा लगता है कि शासन वैसे नहीं गिर रहा है जैसा कई लोगों ने उम्मीद या भविष्यवाणी की थी, तो अब हम नेतृत्व परिवर्तन को एक आकांक्षा के रूप में देख रहे हैं, न कि युद्ध का कोई विशेष लक्ष्य। मुझे लगता है ट्रंप इस शब्द को जीत की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी चिंता तब होती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो व्यवस्था में बहुत गहराई से जुड़ा होता है। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल है कि ऐसा कोई व्यक्ति इतने सालों और इतनी सारी बातचीतों और असफलताओं के बाद अचानक पलट जाएगा और कहेगा, अरे चलो समझौता करते हैं, और वो भी अमेरिका की शर्तों पर। ऐसा करने से वास्तव में बहुत कम ही हासिल होने वाला लगता है। तो इस समय जो विरोधाभासी संदेश बाहर आ रहे हैं, उनमें तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल है। आपने मार्को रूबियो का जिक्र किया, जिन्होंने आज पहले गलीबाफ का नाम लेने से इनकार किया और कहा कि वे इसे गुप्त रखना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सारी बातें उजागर कर दी। आज ट्रंप के एक और बयान पर चर्चा करते हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर तेहरान अमेरिका से समझौता नहीं करता और होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोलता, तो वे ईरान की ऊर्जा सुविधाएं नष्ट कर देंगे। क्या ये एक विश्वसनीय धमकी है या सिर्फ ईरान को समझौता करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश है? आप जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप जैसे हैं, खासकर ईरानियों के साथ, मुझे लगता है कि उनकी कोई भी धमकी एक विश्वसनीय धमकी है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पिछले साल समझौते की समय सीमा खत्म होने की बात कहने के अगले दिन ही उन्होंने उनकी परमाणु सुविधा उड़ा दी थी। मुझे लगता है आपको उन्हें अभी गंभीरता से लेना चाहिए। मुद्दा यह है कि ट्रंप ऐसे व्यक्ति बनना पसंद करते हैं जो अपने विकल्प खुले रखते हैं। एक तरह के वाइल्ड कार्ड है, और आप कभी नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है। अब वे होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए समय सीमा तय कर रहे हैं, जिसे उन्होंने 2 बार बढ़ाया भी है। अब वे विशेष ऊर्जा संरचनाओं, क्षेत्रों और स्थानों का नाम ले रहे हैं जिन्हें वे निशाना बनाना चाहते हैं।
ये कुछ हद तक पारंपरिक ट्रंपियन बातों से अलग है जब सैन्य कार्रवाई की धमकी देने की बात आती है, क्योंकि वो यहाँ जिन विशिष्ट कार्रवाइयों का वर्णन कर रहे हैं वे लेने वाले हैं। क्या यह दबाव के कारण है? क्या ऐसा इसलिए है कि वे मानते हैं ईरानियों को कुछ करने पर झंझोड़ कर मजबूर करना जरूरी है? मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करना छोड़ दिया है और मुझे लगता है कि बहुतों के लिए भी यही करना बेहतर होगा। मुझे लगता है ये संकेत है कि यहाँ रणनीति और बोलने के तरीके में बदलाव आया है। सिर्फ छुपी हुई धमकियां देना या तुम्हें पता चल जाएगा जैसी धमकियां देना ही नहीं, बल्कि वो अब खास लक्ष्यों और उन खास कदमों का नाम ले रहे हैं जो वो उठाने वाले हैं। एक तरह से वो खुद को सीमित कर रहे हैं जो उनके स्वभाव के खिलाफ है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने कल कहा कि अमेरिकी इजराइल फर्स्ट नीति से नाराज हैं, न कि अमेरिका फर्स्ट से। उन्होंने कहा कि अमेरिकी थक चुके हैं कि इजरायली राजा अमेरिकी लोकतंत्र पर हावी है। ईरानी तर्क कितना असरदार है? आपको लगता है इसे कितनी प्रतिक्रिया मिल रही है? यहां कुछ नहीं, लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए है। लेकिन अगर अमेरिकी मानसिकता की बात करें तो ईरानी राष्ट्रपति किसी भी विषय पर क्या कहते हैं इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी की राय बदलती है। ये उन लोगों के लिए बहस का मुद्दा बन सकता है जो पहले से ही वही राय रखते हैं और वे अपने पॉडकास्ट वगैरह पर उन बातों की क्लिप चला सकते हैं। अमेरिकी मानसिकता पर असर की बात करें तो देश के ज्यादातर लोग ईरानी राष्ट्रपति का नाम भी नहीं जानते। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनके खास विचारों को ध्यान में रखना तो दूर है। अब माइक व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कुछ टिप्पणियां दी जिसमें उन्होंने इस युद्ध की समय रेखा के बारे में जानकारी दी। क्या कोई महत्वपूर्ण खबर सामने आई है या फिर वही बातें दोहराई गई हैं जो हम पहले से जानते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि ये दोहराव ही था। मैंने फिर सचिव रूबियो की ओर रुख किया। वो आमतौर पर एक अधिक कूटनीतिक अंदाज में, एक अधिक सेनेटर जैसे अंदाज में बोलते हैं, मैं कहूंगा, क्योंकि वहां का उनका अनुभव है और वो अभी भी हफ्तों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा महीनों की नहीं बल्कि हफ्तों की। लेकिन ध्यान रखें, मूल अनुमान 4 से 5 या 4 से 6 हफ्तों का था। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस से बात करते हैं। अब हम कगार पर हैं। तो उसमें कुछ और हफ्ते जोड़ लीजिए जबकि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। जहां तक सुधारने की बात है, होर्मुज जलदमरू मध्य का मुद्दा जो अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, शायद इसमें थोड़ा सा सतर्क रवैया अपनाया जा रहा है। यहाँ समय सीमा की बात करें तो ये शब्दों का खेल जानबूझकर नहीं है। मुझे लगता है कि दी गई समय सीमा असलियत नहीं दिखाती और मेरा यह कहना नकारात्मक अर्थ में नहीं है। मुझे लगता है ये कोशिश है कि उम्मीदों को नियंत्रित रखा जाए ताकि मीडिया और आलोचक न कहें कि आपने 4 से 5 या 4 से 6 हफ्तों का समय बताया था, यहाँ क्या हो रहा है। ये नए सवालों की शुरुआत करता है। मुझे लगता है वे आधिकारिक रुख पर कायम है, लेकिन अपने दिमाग में सैन्य योजना, ऑपरेशनों और बातचीत में मान रहे हैं कि मामला लंबा चल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वे इसकी व्याख्या करेंगे। जब वह स्थिति आएगी तब वे इसकी व्याख्या करेंगे। माइक वॉगनहाइम, हमारे वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले मेहमान एलन डरशोविट्ज हैं, जो लेखक, वकील, कार्यकर्ता और हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर एमेरिटस हैं। प्रोफेसर डरशोविट्ज, आप हमेशा मेरे लिए प्रोफेसर डरशोविट्ज ही रहेंगे। एलन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डरशोविट्ज थोड़ी देर में जुड़ेंगे। एरियल, आपके लिए पिछले 24 घंटे में सबसे खास क्या रहा? मुझे लगता है कि बहुत से लोग व्हाइट हाउस, खासकर ट्रंप की तरफ से आ रहे मिले जुले संदेशों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो एक ऐसे युद्ध में शामिल है जिसमें उन पर कई तरफ से पूरी ताकत लगाने का दबाव है, जैसे कि इजराइल और खाड़ी अरब देश। दूसरी तरफ जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, इसका बोझ या कीमत अमेरिकी जनता पर घरेलू स्तर पर और बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि मुझे लगता है वो भी, मैं इसे सुलह की भाषा नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे शायद ये दिखाया जा सके कि ये जल्दी खत्म हो सकता है, ताकि तेल बाजारों पर असर डाला जा सके। और इससे काफी भ्रम पैदा हो रहा है। कुछ लोग तो कह सकते हैं
कि व्हाइट हाउस से जो बातें सामने आ रही हैं उनकी असंगति से लोगों को झटका सा लग रहा है। अब आप जानते हैं, हम ये महसूस कर सकते हैं, जैसे माइक हालात का वर्णन कर रहे थे, आज ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, मार्को रूबियो कुछ और कह रहे हैं, कैरोलिन लेविट कुछ तीसरी बात कह रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये संकेत कर सकता है कि व्हाइट हाउस से आ रही बातों में असंगति दिख रही है, और मुझे लगता है इससे सुरक्षा की भावना नहीं आती। जब आप इतने बड़े युद्ध में शामिल हैं जिसमें इतने सारे देश जुड़े हुए हैं, लेकिन ये घर की स्थिति को भी प्रभावित कर रहा है। आप पिछले 24 घंटों को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं और डोनाल्ड ट्रंप पर कई तरह के दबाव हैं। ये युद्ध के पहले दिन से ही सच है और शायद जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता है ये दबाव और भी बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं लगता कि इसका अंत कब होगा इसकी कोई स्पष्टता है, खासकर उस निराश अमेरिकी के लिए जो मिडिल अमेरिका में रहता है और जिसकी मुख्य चिंता यह है कि पेट्रोल पंप पर उसे कितना खर्च करना पड़ रहा है। आप सही हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर दोनों पक्षों का दबाव है, एक वर्ग और वे लोग जो चाहते हैं कि यह युद्ध अमेरिका के लिए बेहतर नतीजे पर पहुंचे। अमेरिका के पास साफ बढ़त है। जैसा कि आपने कहा, उन आवाजों में से बहुत सी बेशक यहां इजराइल से हैं, लेकिन खाड़ी देशों से भी हैं। हमारे साथ है, जैसा मैंने कहा, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें परिचय की जरूरत नहीं, लेखक, वकील, कार्यकर्ता और हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर एमेरिटस एलन डर्शोविट्ज हमारे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे किसी पूर्व छात्र का मेरे साथ होना हमेशा खुशी की बात होती है। मैं आपको एलन कह सकता हूं, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा प्रोफेसर डर्शोविट्ज रहेंगे। प्रोफेसर डर्शोविट्ज, एलन, आपने आज द हिल में एक लेख लिखा जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने रीट्रूथ किया। तो पहले, जैसा हम इजराइल में कहते हैं, सख्तैन। सवाल यह है कि आपने कहा इस युद्ध का जोखिम उस इनाम से कम है जो ईरान को परमाणु बम पाने से रोकने में मिल सकता है। लेकिन प्रोफेसर डर्शोविट्ज, एलन, जैसा कि आप जानते हैं, ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, मध्य पूर्व के देशों पर मिसाइलों से हमला हो रहा है, इजराइल के बाहर मानसिक रूप से डटे रहना मुश्किल है। आप इसका समाधान कैसे करते हैं? इसी कारण ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने नी पर एहतियातन या पहले वॉर करके हमला नहीं किया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध होने दिया जिसमें 8 करोड़ लोग मरे, जिनमें 60 लाख यहूदी थे। क्योंकि लोग गैस के लिए कुछ डॉलर ज्यादा देने की कठिनाई नहीं झेल सकते थे, या उससे कहीं ज्यादा गंभीर रूप से इजरायलियों को अपने शेल्टरों में जाना पड़ता। लेकिन युद्ध आसान नहीं है और रोकथाम के लिए युद्ध की कीमत महंगी होती है, लेकिन ये इसके लायक है। अगर ये काम करता है, लीड्स करता है, तो हम नहीं जान पाएंगे कि कितनी जिंदगियां बची। अगर ये काम ना करे तो हमें पता चलेगा कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाए तो कितनी जिंदगियां जा सकती हैं। ये फायदे नुकसान का संतुलन है और इसके लिए एक साहसी राष्ट्रपति और एक साहसी प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें तुरंत कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। तुरंत प्रतिक्रिया यही होगी कि गैस की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। हाँ, सैनिक मारे जा रहे हैं, यही तुरंत है, यही दिखता है। जो दिखाई नहीं देता वो है कि कितनी जिंदगियां बचाई गई होंगी, और यही वजह है कि राष्ट्रपतियों को रोकथाम के लिए कदम उठाने में साहस चाहिए होता है। एलान, आप प्रमुख अमेरिकी यहूदी बुद्धिजीवियों में हैं। मैं पूछना चाहता था, अमेरिकी यहूदी इस युद्ध का अनुभव कैसे कर रहे हैं? क्या आपको इस बात की चिंता है कि इजराइल ने अमेरिका को इसमें धकेला जैसी बातों का अमेरिकी यहूदियों पर क्या असर पड़ेगा? मुझे इसकी चिंता नहीं है, ये झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप को जानने वाला हर व्यक्ति ये बात जानता है। मैं उनका वकील रहा हूं और उन्हें सालों से जानता हूं। कोई भी ट्रंप को मजबूर नहीं कर सकता। जाहिर है प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले साल और इस साल फिर से ईरान की परमाणु मिसाइलों को नष्ट कर दे। यही एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए। प्रधानमंत्री के काम का हिस्सा है कि वो अपने सहयोगियों पर अगर संभव हो तो ऐसे कदम उठाने का दबाव डाले जो दोनों देशों के हित में हो। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसी को भी युद्ध में नहीं धकेला। देखिए, आज अमेरिका में सबसे बुरे लोग वे यहूदी हैं जो खुद से नफरत करते हैं, वे यहूदी जिन्होंने मैगदलीन के लिए वोट किया, वे यहूदी जिन्होंने हमास को चुना, वे यहूदी जो कुछ अमेरिकी संस्थानों में नेता हैं, वे सबसे बुरे हैं। और यहूदी समुदाय गहराई से बटा हुआ है। और आप जानते हैं, लोग भूल जाते हैं कि 1832 में 10,000 यहूदियों ने एडोल्फ हिटलर के लिए वोट किया था। तो अगर दसियों हजार यहूदियों ने मामदानी के लिए वोट किया और शायद मामदानी से भी बुरे किसी के लिए वोट करेंगे,
तो इसमें हैरानी क्यों होनी चाहिए? और 2028 में ऐसे लोग बैलेट पर हो सकते हैं। तो यहूदी समुदाय में हमारे सामने एक समस्या है। इजरायली आमतौर पर इस युद्ध के पक्ष में एकजुट रहते हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन अमेरिकी यहूदी नहीं। वे साल में कुछ $100 अतिरिक्त पेट्रोल की कीमतों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, बजाय इसके कि वे परमाणु ईरान के खिलाफ इजराइल के भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित हों। यहूदी भी देश के किसी भी दूसरे जातीय समूह की तरह उतने ही स्वार्थी और मूर्ख हो सकते हैं। सही, डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति पक्षपाती निष्ठा। और इसी से मेरा अगला सवाल आता है, एलोन, आपने खुद दशकों तक डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करने के बाद उसे छोड़ दिया, और हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और उसका इजराइल के साथ एआईपैक के साथ संबंध पिछले कुछ हफ्तों से सुर्खियों में रहा है, आंशिक रूप से युद्ध के कारण और युद्ध के चलते। आपने बताया कि कितने यहूदी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति वफादारी या इजराइल विरोध के कारण उसे वोट देंगे। क्या आपको लगता है कि अमेरिकी यहूदियों में कुछ लोग आपके साथ पार्टी बदलने या छोड़ने का फैसला करेंगे मिड टर्म चुनाव या 2028 में? मैं रिपब्लिकन इसलिए नहीं हूं क्योंकि क्या गर्भपात, आव्रजन और कई दूसरे मुद्दों पर उनके विचारों का समर्थन नहीं करता, पर अब डेमोक्रेट भी नहीं हूं। मैं एंटी डेमोक्रेट हूं। मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि डेमोक्रेट्स मिड टर्म चुनाव और 2028 का चुनाव हार जाएं। मैं एलिजाबेथ वॉरेन नहीं चाहता जो इजराइल के सख्त विरोध में है। मैं सेनेटर मर्फी को भी नहीं देखना चाहता जो इजराइल के सख्त विरोधी हैं। मैं सेनेटर बुकर को नहीं देखना चाहता जो कहते हैं कि वो राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन भी नहीं करेंगे शांति स्थापित करने में, क्योंकि वो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए किसी भी काम का समर्थन नहीं करते। मैं उन इजराइल विरोधियों का समर्थन नहीं करूंगा जो ट्रंप की हार को अमेरिका की जीत से ऊपर रखते हैं। इनमें कुछ यहूदी विरोधी हैं और कुछ अमेरिका विरोधी भी हैं। मैं उन्हें कांग्रेस समितियों के अध्यक्ष और अध्यक्षा के रूप में नहीं देखना चाहता। मैं आज खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूं जब रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में है, बजाय इसके कि डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में हो। हालांकि मैं इस समय उनकी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, कम से कम अभी तो नहीं। तो प्रोफेसर डर्शोविट्स, आप रिपब्लिकन पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, और भले ही जीओपी में आवाजें वैसी नहीं रही हैं जैसी आप डेमोक्रेटिक पार्टी से आ रही बता रहे हैं, लेकिन हम रिपब्लिकन समर्थकों के बीच ऐसी आवाजें देख रहे हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप और युद्ध में शामिल होने के फैसले की बहुत आलोचना कर रही हैं। और ट्रंप खुद भी पिछले कुछ हफ्तों में टकर कार्लसन जैसी आवाजों का सामना करने में काफी मजबूत रहे हैं। लेकिन कार्लसन के समर्थक पार्टी में अब भी मुखर अल्पसंख्यक गुट हैं। क्या आप अमेरिकी दक्षिण पंथ के भविष्य को लेकर चिंतित हैं अगर यह युद्ध अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल नहीं होता? हाँ, मैं चिंतित हूँ। काश हमारे पास बिल बकली जैसा कोई होता। अफसोस है। हाँ, बिल विलियम बकली। उन्होंने पैट बुकानन को रिपब्लिकन पार्टी से बाहर कर दिया था। और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप टकर कार्लसन और दूसरों को रिपब्लिकन पार्टी से बाहर कर दे। रिपब्लिकन पार्टी आमतौर पर इजराइल और बुश समर्थक रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये लोग सिर्फ ट्रंप की आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये लोग यहूदी विरोधी हैं। टकर कार्लसन एक कट्टर यहूदी विरोधी है, जैसे कि निक फुएंटेस और रिपब्लिकन पार्टी के चरमपंथी नव फांसीवादी धरे के कई अन्य लोग भी। देखिए, यहूदी हमेशा की तरह काले और लाल के चरमपंथ के बीच फंसे हुए हैं। यहूदी कभी भी लाल विचारधारा या काले भूरे फांसीवाद के तहत नहीं फले फूले हैं। यहूदी केंद्र में फलते फूलते हैं, इसलिए वे आमतौर पर मध्य मार्गी डेमोक्रेट या रिपब्लिकन होते हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां अपने कई मध्यमार्गियों को चरमपंथियों के हाथों खो रही हैं, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट। मुझे कहना है, रिपब्लिकन पार्टी टकर कार्लसन जैसे लोगों को हाशिए पर डालने में डेमोक्रेट से बेहतर है। डेमोक्रेट्स अपनी पार्टी के अंदर मौजूद कट्टर वामपंथी एंटी इजराइल समूह को अपना रहे हैं, और यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से मैंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी। मैं ऐसी पार्टी का सदस्य नहीं रह सकता जो इजराइल विरोधी सोच का समर्थन करती है, जो आगे चलकर यहूदी विरोध में बदल जाती है। एलोन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वकील और अकादमिक के रूप में। हमने आज पहले राष्ट्रपति ट्रंप का बयान देखा, और उसमें और पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अन्य बयानों में ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं जो कम से कम अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संदिग्ध हैं। क्या आप अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानूनों यानी युद्ध के कानूनों के भविष्य को लेकर चिंतित है?
भले ही हम इस बात पर बहस करें कि इसे कैसे होना चाहिए, इसे कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए और नियम क्या होने चाहिए, लेकिन यह विचार कि युद्ध को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून है, जबकि राष्ट्रपति ने खुद कुछ हफ्ते पहले कहा था कि वह खुद को कानून से नहीं बल्कि अपनी नैतिकता से बंधा मानते हैं। खैर, मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि युद्ध का कानून, मानव अधिकारों का कानून इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जितना फायदा हुआ है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कदम देखें तो वे 90% मामलों में मानवाधिकारों और युद्ध के कानून के लिए बुरे रहे हैं। हमें सब कुछ मिटाकर फिर से शुरू करना होगा। जैसे युद्ध का कानून कहता है कि आप आसन्न खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। इससे द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रुकता। 1935-36 में खतरा आसन्न नहीं था। युद्ध के कानून को केवल आसन्न हमले को रोकने वाली नहीं, बल्कि निवारक सैन्य कार्रवाई को भी मान्यता देनी चाहिए। अगर आपको पक्का पता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की राह पर है, चाहे वो 1 साल दूर हो या 2 साल दूर, आपका पूरा अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को इसे मानना चाहिए कि उस परमाणु रिएक्टर को बनने से पहले नष्ट किया जाए। जैसे प्रधानमंत्री ओमर ने स्विट्जरलैंड और प्रधानमंत्री बेगिन ने इराक में किया था, वैसे ही खतरा आसन होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे मानता क्योंकि लोकतंत्र में इसका कोई आधार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून मुख्य रूप से वामपंथी शिक्षाविदों द्वारा अपने हाथी दांत के टावरों में बैठकर बनाया जाता है, जो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि सिद्धांत में क्या सही लगता है। इनमें से कई लोगों के पास अनुभव या वास्तविकता की परख नहीं है, इसलिए मैं ट्रंप के पक्ष में हूं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर फैसला नहीं लूंगा। डीन एचसन ने बुद्धिमानी से कहा था कि किसी देश ने अपनी जीवित रहने की जिम्मेदारी वकीलों या कानून पर नहीं छोड़ी है। तो जब तक कानून वास्तविकता को नहीं दर्शाता और ये नहीं मानता कि रोकथाम के लिए सैन्य कार्रवाई न केवल वांछनीय है बल्कि अनिवार्य भी है, हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के वामपंथी कट्टरपंथी विचारों के आधार पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है प्रोफेसर डर्शमिट्स, एलन, आपका बहुत धन्यवाद। आसन्नता पर जो बात आपने कही, मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर इस युद्ध के बाद गंभीरता से विचार किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जैसा हमेशा, बुलाने के लिए धन्यवाद। सभी को हग समेत। और आपको भी हैग समय। अब हमारे साथ स्टूडियो में रिजर्व के मेजर जनरल एतान गांदो हैं, जो 3 रक्षा मंत्रियों के पूर्व सैन्य सचिव रह चुके हैं। वे फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियों के पूर्व समन्वयक भी रहे हैं। हे टाइलर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कुछ समय पहले इजरायली नेसेट ने आतंकवादियों के लिए मृत्युदंड कानून पारित किया, जो मूल रूप से इजरायली अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों को फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मृत्युदंड देने की अनुमति देगा। वेस्ट बैंक में यहूदी आतंकवादी, जो इजराइल में कानूनी शब्द है, को इस कानून से बाहर रखा गया है। आप इस नए कानून पर क्या सोचते हैं जिसे नेसेट में अंतिम मंजूरी मिली है? सुनिए, हमें इसके बारे में फैसला करना है या अपनी राय बनानी है मेरी सोच के अनुसार कुछ मानदंडों के आधार पर। सबसे पहले समय के बारे में, दूसरा जरूरतों के बारे में, और तीसरा ये देखना कि जो वर्तमान कानून हमारे पास है उसमें क्या समस्या है। मेरे नजरिए से सबसे पहले मैं तीसरे बिंदु से शुरू करूंगा। मुझे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त साधन हैं जब हमें पता चलता है कि कुछ आतंकवादियों को सजा दी जानी चाहिए। उनके फैसले में मौत की सजा देने का तरीका आज के कानून के तहत किया जा सकता है, और किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि इजराइल ने कई सालों तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब जो हो रहा है, 7 अक्टूबर की घटना के बाद एक बदलाव आया है, और मैं इसे समझता हूं कि ऐसे आतंकवादियों को देखने का नजरिया और जिस तरह से वे आतंक का इस्तेमाल करते हैं उसमें बदलाव आया है। और मान लीजिए कि वे खुद को भयानक चीजें करने का मौका देते हैं, जैसा कि हमने 7 अक्टूबर को देखा था। चाहे वो वर्तमान कानून पर कुछ हावी करने की बात हो, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मेरी राय में हमें उन आतंकवादियों के प्रति अपना रवैया बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी कुछ अनुभव है जब हम उन्हें रिहा करते हैं, मेरा मतलब है उनमें से कुछ को, और हम कहते हैं कि 20 से 30 साल बाद ऐसे समझौतों में
हम देखते हैं कि बाद में क्या हुआ। और जो लोग ऐसा करने का इरादा रखते हैं, उनके प्रति कोई निवारक असर पैदा करने के लिए क्या ये उनके प्रति पूरे खतरे को पूरा करेगा, मुझे सच में नहीं पता। पर मैंने समय भी बताया था। मुझे लगता है कि इस कानून का समय और ईरान की वर्तमान स्थिति महत्वपूर्ण है, और हमारे चारों ओर के माहौल के अनुसार मुझे लगता है कि ये किसी न किसी तरह से इजराइल की वैधता पर कुछ अन्य पहलुओं में सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करता है। हमारे दोस्तों यूरोपीय लोगों से जो हर चीज से डरते हैं और बस उन्हें मौका देने के लिए, तो आंतरिक रूप से हम वर्तमान कानून का उपयोग कर सकते हैं। हमें बस इसका इस्तेमाल करने का निर्णय लेना है। 7 अक्टूबर के मद्देनजर अगर इजरायली संसद इसे किसी और तरीके से लागू करने का फैसला करती है तो ये और भी ज्यादा मजबूत होगा। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी राय में इस समय इजराइल को इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी जो ईरान, हिजबुल्ला और दूसरों के साथ हो रहा है, जब तक इस क्षेत्र में स्थिरता नहीं आ जाती। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक पर जाना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स जल्द आएंगी। यूक्रेन के अंदर संकट एक विनाशकारी स्तर पर पहुंच गया है, जहां बुजुर्ग यहूदी अपनी सीमाओं तक पहुंच गए हैं। अंदर जाओ, बहुत ठंड है। यहाँ बिजली नहीं है, गर्म रखने का कोई इंतजाम नहीं है, पानी नहीं है। अब सर्दी एक युद्ध का हथियार बन गई है, जो बुजुर्गों, माताओं और छोटे बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये लोग यहाँ घंटों से कतार में खड़े हैं। ये बहुत अनमोल लोग हैं जो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज सुबह ईरान और हिजबुल्ला के एक साथ हमले ने हाइफा की एक तेल रिफाइनरी में आग लगा दी, जिससे वहां से घना काला धुआं उठता दिखा। यह दूसरी बार था जब बजान रिफाइनरी पर सिर्फ 2 हफ्तों में हमला हुआ, क्योंकि ईरान और हिजबुल्ला लगातार महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और नागरिक आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहे हैं। हमारे साथ उत्तरी इजराइल से संवाददाता बलीर स्लाडीन है। बलीर, ताजा जानकारी क्या है? हमें हाइफा रिफाइनरी को हुए नुकसान की सीमा के बारे में क्या जानकारी मिली है? हाँ, वो घटना दोपहर के आसपास हुई थी और वास्तव में आग थोड़ी ही देर बाद बुझा दी गई थी। और वहाँ का नुकसान इजराइल की फायर सर्विसेज के अनुसार वास्तव में कुछ औद्योगिक इमारतों और वहाँ मौजूद एक ऑयल टैंकर तक ही सीमित था। और वैसे नुकसान की सीमा को समझने के लिए हमें ये भी देखना चाहिए कि बजान ने खुद इजरायली बाजार को क्या आधिकारिक बयान दिया, क्योंकि बजान एक सार्वजनिक कंपनी है और उन्हें हुए नुकसान के बारे में एक आधिकारिक बयान देना जरूरी था। वे दावा कर रहे हैं कि नुकसान सीमित था और पूरी सुविधा का संचालन वास्तव में सामान्य रूप से जारी है। तो इस युद्ध के दौरान दूसरी बार बाजान सुविधाओं को छर्रों या अवरोधक मिसाइल के कुछ हिस्सों ने नुकसान पहुंचाया, जैसा कि पहली घटना में हुआ था। दोनों मामलों में कोई हताहत नहीं हुआ, नुकसान भी सीमित रहा। अब हिजबुल्ला के उत्तरी इजराइल पर हमलों के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि उत्तरी सीमा के समुदायों पर दर्जनों रॉकेट और ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, लेकिन उनके ज्यादातर हमले दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सैनिकों पर हो रहे हैं,
जिसमें आज एक सैनिक मरा और 4 घायल हुए। अब ये हमले दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के बढ़ते जमीनी अभियान को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? मैं सिर्फ इजराइल के उत्तर की स्थिति पर बात करूंगा। हाल के कुछ घंटे अपेक्षाकृत शांत रहे हैं। आखिरी सायरन करीब 7:20 बजे सुना गया था। हाइफा खाड़ी के इलाके में सायरन बजा था, दरअसल क्रियोट इलाके में भी। और दिन के दौरान ज़्यादातर सायरन वास्तव में ठीक सीमा पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष रेखा पर ही बजे थे। अधिकांश मामलों में हम रॉकेटों की बौछार की बात कर रहे हैं, जिनकी संख्या सीमित थी और अधिकतर इंटरसेप्ट हो गए या खुले इलाकों में गिरे, जिससे आज कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। अब ज़मीनी अभियान या आरडीएफ के अभियानों के बारे में बात करें तो हमने आज देखा है। अरबी में प्रवक्ता अबू खैयादारी ने लेबनान के दक्षिण में कई गांवों और कस्बों और एलबाकर क्षेत्र में भी निकासी का आदेश दिया। पिछले कुछ मिनटों में वास्तव में ऐसा लगता है कि लेबनान में स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार हवाई हमले शुरू हो गए हैं। साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि कल नेतन्याहू के बफर जोन के विस्तार संबंधी बयान के बाद पूर्वी हिस्से में कुछ प्रगति हुई है, लितानी नदी की ओर ताइपेई गांव के क्षेत्र में, और साथ ही लेबनान के दक्षिण में भी, जहां असल में लेबनान के दक्षिणी हिस्से के पश्चिमी भाग में एल बयाडो क्षेत्र में, जो अब भी दक्षिण लेबनान के टायर तुर से थोड़ा दूर है, लेकिन वहीं भी प्रगति हो रही है। जाहिर है ज़मीनी अभियान, हालांकि हम यहाँ 4 डिवीजनों की बात कर रहे हैं जो लेबनान के दक्षिण में काम कर रहे हैं, फिर भी ये समझने योग्य कारणों से सीमित दायरे में है। बिल्कुल, क्योंकि अभी ध्यान ईरान पर है। वहाँ हवाई हमलों, तैनात किए जाने वाले लड़ाकू विमानों और ड्रोन की वजह से। तो अब तक कम से कम ज़मीनी अभियान चल रहा है, कुछ विस्तार हो रहा है, लेकिन जिस बड़े ज़मीनी अभियान का हम इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ासकर उत्तर के निवासी जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जैसा युद्ध की शुरुआत से योजना बनाई गई थी। पलिर स्लदीना, उत्तरी इजराइल, धन्यवाद और सुरक्षित रहे। स्टूडियो में वापस रिजर्व के मेजर जनरल इतान डांगोट। कल हिजबुल्लाह ने 74 हमलों की जिम्मेदारी ली। इनमें से केवल 19 हमले उत्तरी सीमा से लगे इलाकों पर किए गए थे और 55 हमले दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायली बलों पर किए गए थे। क्या ये खूनी वर्षों की शुरुआत है? क्या ये वही दक्षिणी सुरक्षा बफर जोन है जो इजराइल ने कई वर्षों तक दक्षिणी लेबनान में बनाए रखा था? क्या ये परिदृश्य फिर से दोहराया जा रहा है? एक बात सच और स्पष्ट है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि उम्मीदें हैं कि ये लेबनानी सरकार या लेबनान के राष्ट्रपति के साथ समझौते से समाप्त होगा। ये वास्तव में पहली बार था जब इजराइल को सीधे बातचीत शुरू करने का सुझाव दिया गया, लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, मिशन है आबादी की रक्षा करना, खासकर उत्तरी इजराइल में, और इस तरह के रॉकेट्स और एंटी टैंक मिसाइलों के इस्तेमाल को जितना हो सके उतना कम करना है। दूसरी बात, जैसा कि बालिद ने अभी बताया, एक तरह की गतिविधि चल रही है ताकि एक बफर जोन बनाया जा सके। हमें रोज नहीं बताया जाता कि सैनिक कहाँ हैं, और ये जाहिर है कि इसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। और इजरायली रक्षा बल अपनी गतिविधियों को बहुत गोपनीय रख रहे हैं, लेकिन मूल रूप से आगे बढ़ना धीरे धीरे हो रहा है, और यही सही तरीका है। लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र को हिजबुल्लाह ने पिछले 6 से 8 महीनों में अगले चरण के लिए तैयार किया था, गुरिल्ला के रूप में। किसके बाद नया तरीका अपनाया गया। वे, मान लीजिए, जहां इजरायली डिफेंस फोर्स उन्हें हराने और उनकी आतंकवादी सेना की संरचना को तोड़ने में सफल रही, वे अब गुरिल्ला जैसे नहीं हैं। तो वहां कई सुरंगें हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां झाड़ियां उन्हें फायदा देती हैं, स्थलाकृतिक क्षेत्र और मौसम भी। इन सब का मिलाजुला असर है। जबकि हमारे कई विमान ईरान में हैं और अन्य प्रकार की, मान लीजिए, खुफिया जानकारी की हमें ईरान में जरूरत है। आने वाले दिनों में कम से कम 5 दिनों तक यही मुख्य प्रयास रहेगा। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए जो समय सीमा दी है
उसके अंत तक। इसका मतलब है कि आईडीएफ को अपनी ताकत खास तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ईरान में परमाणु गतिविधि को रोकना है, और अभी इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है कि हिजबुल्लाह के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर ईरान में जो हो रहा है उसका सीधा असर पड़ता है। हिजबुल्लाह ने भी ताकत बनाई है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि पहले किया काफी है। हमें इसे तोड़ना होगा, और फिर वे वही इस्तेमाल करते हैं जो लेबनान सरकार की संस्था ने हमें सुझाया था, तो इसमें महीनों का समय लग सकता है। कम से कम फिलहाल इसमें कई हफ्ते लगेंगे एरियल, क्योंकि ईरान में जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि हम और ज्यादा प्रयास और बल लगाएंगे, और हमें लेबनान क्षेत्र में कम से कुछ महीने तो बिताने ही होंगे। हाँ, जैसे ही जेट ईरान पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्त हो जाएंगे, मैं सोचता हूं कि ध्यान हिजबुल्लाह और लेबनान की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन अब हमें ईरान की ओर बढ़ना होगा, जहां आईडीएफ और अमेरिकी बल लगातार शासन की आक्रामक क्षमताओं के साथ साथ उसके दमनकारी तंत्र पर भी हमला कर रहे हैं, और आज तेहरान और अन्य ईरानी शहरों में लगातार हमले जारी हैं। दोनों सेनाओं से मिली जानकारी के अनुसार अब तक कुल मिलाकर 21,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया जा चुका है। लेकिन ईरान से सबसे बड़ा और सबसे गंभीर खतरा अब भी उसका परमाणु हथियार कार्यक्रम है। वही कार्यक्रम जिसके बारे में जून में 12 दिन की जंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उसे नष्ट कर दिया गया है। इस पर चर्चा के लिए मैं एंड्रिया स्ट्रिकर को बुलाना चाहता हूं। वो फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में अप्रसार कार्यक्रम की डिप्टी डायरेक्टर हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद एंड्रिया। आपके साथ होना बहुत अच्छा है। कृपया हमें ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति समझाएं। असल में क्या बचा है और ये कितना बड़ा खतरा पैदा करता है? मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल ने परमाणु हथियार हासिल करने की राह को कमजोर करने में अच्छा काम किया है। हमने देखा है कि इजराइल ने हथियारीकरण संबंधी उन सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए जो परमाणु उपकरण बनाने में भूमिका निभाती हैं और कदम उठाए हैं। लेकिन निश्चित रूप से अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार कहाँ हैं और उन्हें कितना नुकसान पहुंचा है, जो संभवतः अभी भी अस्फहान सुरंगों और फोर्डो साइट के बीच फैले हुए हैं। हम शायद यह सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि जून में नतांज के ऊपर जमीन पर बने पायलट प्लांट का बहुत सारा भंडार नष्ट कर दिया गया था। लेकिन मुख्य नतांज संवर्धन संयंत्र में जमीन के नीचे भी समृद्ध यूरेनियम होने की संभावना है, और इसलिए आने वाले हफ्तों में खासकर अमेरिका के सामने कई कठिन विकल्प हैं। एंड्रिया, क्या आप कोई स्थिति देखती हैं जहां युद्ध खत्म हो जाए और 440 किलोग्राम अमेरिका द्वारा बरामद न किए जाएं? अगर युद्ध वैसे ही खत्म हो गया तो भी हम इसे सफलता मानेंगे। मुझे लगता है ये अच्छा सवाल है। शायद हम कोई निर्णायक आखिरी अभियान या विशेष बल देख सकते हैं जो इस अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को वापस लाने की कोशिश करें। मुझे लगता है आम जनता समझती है कि अगर अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम इस्लामी गणराज्य जैसी किसी सत्ता के हाथ में रहे तो वे जल्द से जल्द परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और नेतन्याहू वे बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें उसे वहां से निकालना ही होगा। एक विकल्प ये भी है कि वे ईरान को उस सामग्री तक पहुंचने से बार बार रोक सकते हैं और उस साइट पर कई बार बमबारी की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर वे उस अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को वहां से नहीं निकालते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये समझाना बहुत मुश्किल होगा कि ये युद्ध सफल क्यों रहा। अब मान लें कि युद्ध के बाद भी ईरानी शासन का नेतृत्व सत्ता में रहता है, तो हम एक कट्टरपंथी और बेखौफ समूह की बात कर रहे हैं जिसकी अगुवाई शायद आरजीसी कर रही है। आगे बढ़ते हुए, क्या आपको लगता है कि मौजूदा ईरानी नेतृत्व परमाणु हथियार की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ देगा या उसे और बढ़ाएगा? हाँ, मुझे लगता है कि शासन को कमजोर करने की कोशिश करने वाले 2 युद्धों के बाद परमाणु हथियार हासिल करने की उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल ये समझते हैं और इसी वजह से वे नेतृत्व को तब तक कमजोर करते रहेंगे जब तक उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता जिसके साथ वे काम कर सकें जो परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की धमकी न दे। मेरे अनुसार सफल वार्ता की एक कसौटी ये होनी चाहिए कि सभी परमाणु हथियारों की संपत्तियों के विघटन पर सहमति हो, जिसमें शेष सुविधाएं और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार भी शामिल हों।
अन्यथा शायद किसी समझौते पर पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। अब एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर, जिससे ईरान इन लगातार हो रहे हमलों के चलते बाहर निकलने की धमकी दे रहा है, इन धमकियों का क्या मतलब है? और अगर वे बाहर निकलते हैं तो वे अब तक पूरी तरह से अनुपालन में नहीं रहे हैं, तो क्या ऐसे कदम का कोई औपचारिक घोषणा से आगे भी कोई महत्व है? मुझे लगता है ये उनके परमाणु हथियार पाने के इरादे का संकेत है, जैसे ही संभव हो। जून युद्ध के बाद भी उन्होंने एनपीटी नहीं छोड़ा था। अगर वे अब इस धमकी को अमल में लाते हैं तो ये बातचीत के अंत का संकेत होगा। मुझे लगता है कि नेतन्याहू और ट्रंप को तब तक प्रमुख नेतृत्व को कमजोर करते और खत्म करते रहना चाहिए जब तक कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जो गंभीर समझौता और परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा छोड़ने को तैयार हो। अनरिस्ट्रिक्टर अप्रसार कार्यक्रम फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के डिप्टी डायरेक्टर, आपके समय और समझ के लिए धन्यवाद। यह युद्ध का अहम पक्ष है, इसे स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मेजर जनरल इतान डेंगो ज्यादातर इजराइल के बाहर, लेकिन शायद यहां भी यह धारणा है कि आईडीएफ और अमेरिकी सेना ने कई ऑपरेशनल सफलताएं तो पाई, लेकिन वे इन्हें रणनीतिक जीत में नहीं बदल पाए, जिसमें 440 किलोग्राम भी शामिल है। आप क्या सोचते हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बढ़कर एक आदमी है जो कहेगा कि कब रुकना है और उसके लिए जीत क्या है यह तय करेगा। वो है राष्ट्रपति ट्रंप। क्या वो सच में जीत होगी? यही एक रणनीतिक उपलब्धि है। मुझे लगता है कि उनके लिए मुख्य बात यह है कि लगभग पूरा क्षेत्र खुला और स्वतंत्र हो और अगली अवस्था में ईरानियों को एक भी डॉलर न देना पड़े। और उन्हें यह भी कहना है जैसे कि वैश्विक स्तर पर निश्चित रूप से बाब अल मंदब की ओर भी, जहां अब हूथी सक्रिय हैं, किसी न किसी तरह। लेकिन ट्रंप के लिए निश्चित रूप से पहला लक्ष्य होर्मुज क्षेत्र है। दूसरी बात, मैं कह सकता हूं कि इजराइल के लिए और ट्रंप के लिए भी, लेकिन इजराइल के लिए कहीं ज्यादा मुख्य लक्ष्य परमाणु गतिविधि होगी। क्योंकि अगर आप दूसरी तरह के परिवारों के बारे में देख रहे हैं, जैसे मिसाइलें, खासकर उन सभी उद्योगों की बुनियादी संरचना जो नागरिक क्षेत्र से ईरानी सेना का समर्थन करते हैं। आपने पिछले दिनों में इजराइल द्वारा उन पर हमला करने और इन जगहों पर नुकसान बढ़ाने के लिए कई प्रयास देखे होंगे। देखिए, प्रतिक्रिया के मामले में ये ईरान को पेट में चोट पहुंचा रहा है। तो इस तरह के सहयोग से आगे हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जिसे मैं अनिश्चितता का क्षेत्र कहता हूं। जबकि हमारे पास ट्रंप ने जो कहा उसके लिए 5 दिन है, अगले हफ्ते की शुरुआत, युद्ध के 6ठे हफ्ते की शुरुआत। चाहे वो बातचीत के रास्ते पर जा रहे हों, चाहे साथ ही साथ वो तैयारी कर रहे हों, सैन्य विकल्प मौजूद है। तो आपके सवालों के बारे में, अगर हम सैन्य रास्ते पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है, मान लीजिए जो कुछ भी हम कहते हैं उसमें नुकसान को बढ़ाना, लेकिन परमाणु मुद्दे और फॉर्मोस की रिहाई के बिना असल में अगर फिर हालात और भड़कते हैं तो इसका मतलब जमीन पर सैनिक भेजना होगा। यह भी एक कहानी है जिस पर हम यहां 1 महीने तक चर्चा कर सकते हैं, जो ट्रंप के अनुसार अब इजराइल में चल रहे लंबे युद्ध से जुड़ी है। उन्होंने पहले कहा था 4 से 6 हफ्तों के बीच, हम 5वें हफ्ते में आ रहे हैं। हमारे पास इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं और हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। मेजर जनरल एतान डांगो, धन्यवाद, आप हमारे साथ रहेंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू के पूर्व मीडिया सलाहकार और चीफ ऑफ स्टाफ अवीव बुशिंस्की हमें इजरायली राजनीति की स्थिति बताएंगे। अवीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते ओवन, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे वो सवाल पूछने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि हमारे बहुत से दर्शकों के मन में है। आप इस युद्ध को इजरायली राजनीति और खासकर इस साल के अंत में होने वाले चुनावों को किस तरह प्रभावित करता हुआ देखते हैं? मुझे लगता है कि जनरल डांगोट के विपरीत ये एक जीरो सैम गेम है। ये एक बहुत ही दो टूक जवाब है, या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। जीतने का मतलब सिर्फ यूरेनियम नहीं है, बल्कि शासन भी है। शासन को गिराए बिना और यूरेनियम को हटाए बिना मुझे लगता है कि इजरायली जनता इस युद्ध को एक बुरा युद्ध मानेगी। यहाँ तक कि इस तरह से कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त सेनाओं के साथ
अपना अनूठा मौका खो दिया और नहीं, अपने लक्ष्यों को हासिल करने में। और मुझे लगता है कि ये बहुत से लोगों को हैरान कर देगा, खासकर जब हम देखते हैं कि गाजा में क्या हो रहा है और उत्तर में दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, जहां नेतन्याहू ने कहा था कि हमने हिजबुल्लाह को दशकों पीछे धकेल दिया है, और यहाँ तक कि आज रात भी हमारे पास लेबनान से बुरी खबर है। तो मुझे लगता है कि इजरायली जनता सिर्फ ईरानियों पर हमला करने और उनके नेताओं व पूर्ववर्तियों को मारने से कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रही है। यूरेनियम और शासन के बिना मुझे लगता है कि इजराइल की जनता नेतन्याहू को अंतिम जीत हासिल न करने के लिए सजा देगी, जैसा कि उन्होंने बताया था। मुझे असहमति है क्योंकि लोगों की याददाश्त इजरायली समेत कुछ महीनों में ही छोटी हो जाती है। हमारे पास बेंजामिन नेतन्याहू के रूप में एक बहुत बहुत कुशल राजनेता है। आपने उनके लिए काम किया है। क्या नेतन्याहू न्यायिक व्यवस्था, मीडिया और डीप स्टेट जैसे दूसरे मुद्दों की ओर रुख नहीं कर सकते जो उनके समर्थकों को उत्साहित करते हैं? वे उन्हें ईरान युद्ध की यादों से निकालकर अन्य मुद्दों पर ले जा सकते हैं ताकि चुनाव में वे लिकुड को वोट दें। और संक्षेप में कहें तो सिर्फ समर्थक आधार चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। सर्वेक्षणों के अनुसार गठबंधन को 50, 53, शायद 55 सीटें मिल रही हैं, और ज्यादातर सर्वेक्षणों में विपक्ष आगे चल रहा है, ना कि न्यूनतम 61 या बहुमत का आंकड़ा पार कर रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष ज्यादा मजबूत है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू फंसे हुए हैं, सच में फंसे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ, और दूसरे मतदाताओं, केंद्र या शायद केंद्र वाम के लोगों को लाने में असमर्थ है। नेतन्याहू दाईं ओर झुक गए हैं, और नेतन्याहू ने खुद को ऐसे वादे करके घेर लिया है जो अब भी सवालों के घेरे में है। क्या कोई अंतिम जीत जैसी चीज होती है? और अगर वो ईरान में अंतिम जीत हासिल कर लेते हैं तो शायद हम कह सकते हैं कि ये एक नया खेल है। नेतन्याहू 7 अक्टूबर को असफल रहे, पर उसके बाद से उन्होंने मध्य पूर्व की हकीकत बदल दी है, और आप देख सकते हैं ओवन की वो इसे खींचते जा रहे हैं और खींचते जा रहे हैं, और अपने गठबंधन को बनाए रखने के लिए कल बजट में बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं, इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा। हम हमेशा, आप जानते हैं, कुछ समय पहले हमने शायद सीरिया के साथ शांति, शायद सऊदी अरब के साथ, और शायद लेबनान में भी शांति की बात की थी, और ये चीजें अब और भी ज्यादा स्पष्ट होती जा रही हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हमारे यहाँ लगभग 20 हफ्तों में चुनाव होंगे, तब तक ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और मैं कह रहा हूं कि एकमात्र चीज जो खेल बदल सकती है वो है ईरान में एक असली स्पष्ट जीत, वरना मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू अपनी आस्तीन से कोई नया जादू निकाल पाएंगे। मुझे लगता है कि लोग काफी स्थिर हैं, वे बस नेतन्याहू के पक्ष या विरोध की धुन में अटके हुए हैं, और आजकल मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू इस हकीकत को बदल पाएंगे। अवीव एरियल यहाँ है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट पिछले हफ्ते इजरायली मीडिया में इंटरव्यू की सीरीज में सक्रिय रहे, और आज उन्होंने बयान दिया। और मैं आज स्पष्ट रूप से घोषणा करूंगा, मैं ऐलान करता हूं कि नई सरकार में युद्ध के समय हरेदी भर्ती रोकने और इजरायल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने पर विशेष जांच समिति बनाऊंगा। ये जांचने के लिए कि आखिर किसने हमें उन दसियों हजार अतिरिक्त सैनिकों से वंचित किया जिनकी जीत के लिए आईडीएफ को जरूरत थी। जो भी व्यक्ति युद्ध के समय सुरक्षा सेवा कानून के उल्लंघन में जानबूझकर शामिल रहा है, उसकी जांच होगी। मेरे भाइयों और बहनों, जल्द ही हम भाईचारे के मूल्य को वापस लाएंगे, हम एकता को वापस लाएंगे, हम इजरायल में आशा को वापस लाएंगे। आपने ऐसे संदेशों का जिक्र किया जो नेतन्याहू के लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसा आप कहते हैं, अब से 20 हफ्ते बाद चुनाव दिवस से ठीक पहले वाले सप्ताहांत तक बेनेट प्रमुख विपक्षी उम्मीदवार बने रहेंगे? सबसे पहले बेनेट के बयान को लेकर, जिसे अधिकतर लोग मानते हैं, वो जो कहते हैं उसके बारे में लोगों को लगा कि शायद बजट को धार्मिक या अतिरूढ़िवादी लोगों ने लूट लिया है। लेकिन बेनेट से निपटना आसान है ये कहकर कि ठीक है, आप जानते हैं वर्तमान सरकार ने हरेदीन के साथ गठबंधन के लिए काफी पैसा खर्च किया, लेकिन बेनेट तैयार थे या उन्होंने मंसूर अब्बास को बहुत पैसा देने के लिए सहमति जताई थी। ठीक है, आप इस बारे में बहस कर सकते हैं, और फिर भी नेतन्याहू और बेनेट के पास लड़ने के लिए कुछ मुद्दे हैं।
वापस आते हुए एरियल, आपके सवाल पर, क्या बेनेट नेता होंगे विपक्ष के? क्या उनके पास अभी भी बहुमत है या सर्वेक्षणों में सबसे ज्यादा संख्या है? फिर भी गैडी आइजनकोट वाकई में ताकत हासिल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है विपक्ष गलती कर रहा है। वे आपस में लड़ रहे हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका नेता कौन होगा। मुझे लगता है कि उनका फायदा ये होना चाहिए कि ये विपक्ष का एक बहुत विविध रूप है। आपके पास यार गुलान हैं जो वामपंथ से हैं, जिनका एजेंडा होना चाहिए कि वे अरब समाज से मतदाताओं को लाएं, और आपके पास एविगडोर लिबरमैन है जिन्होंने आज भी मौत की सजा का समर्थन किया आतंकवादियों के लिए। वे दक्षिण पंथ से हैं। तो जितना अधिक विविध होगा उतना ही ये नेतन्याहू ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में मतदाताओं को खींचने या स्थानांतरित करने में सक्षम होगा। अगर आप एक नेता से चिपके रहेंगे, मान लीजिए वो नफ्ताली बेनेट होंगे, और नफ्ताली बेनेट के साथ या गोलान कहेंगे नफ्ताली बेनेट बहुत अच्छे इंसान है, मुझे लगता है कि इससे ब्लॉक को नुकसान पहुंचेगा और ये कुछ ऐसा होगा जो उल्टा असर करेगा। तो वे इस समय मेरी नजर में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो अप्रासंगिक हैं, बजाय इसके कि वे सरकार की गलतियों पर ध्यान दें, इस तथ्य पर कि सरकार पालन नहीं करती या कानून का, न्यायिक संस्थाओं का, जिस तरह से धार्मिक लोग नेतन्याहू को नियंत्रित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मसौदा कानून जो लागू नहीं हो रहा है या जैसा वो चाहते हैं वैसे लागू नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि लोग सेना में सेवा नहीं करेंगे और वो भी दूसरों की तरह बोझ उठाएंगे। मेरे नजरिए से दूसरी तरफ के सर्वोच्च नेता को नामित करने की कोशिश करना एक गलती है। हाँ जुआन। हम एक क्षण के लिए विपक्षी ब्लॉक से हटेंगे। बस एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिए। चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के अगली इजराइल सरकार बनाने की कितनी प्रतिशत संभावना है? आप उन्हें कितने प्रतिशत मौके देते हैं? आप उन्हें कितने प्रतिशत संभावना देते हैं? ये मुश्किल सवाल है, मुझे पूरी तरह नहीं पता। हमें एक कठिन सवाल पसंद है। आंकड़ा क्या है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई दाव लगाने को तैयार है या नहीं। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ईरानी मामला कैसे खत्म होगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर नेतन्याहू युद्ध जीतेंगे और इजराइल की जनता शासन को गिराकर और परमाणु कार्यक्रम को खत्म करके युद्ध जीतेगी, तो नेतन्याहू के पास अच्छे मौके हैं। वरना, और यही मेरी बाजी है, वरना नेतन्याहू अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बयान है। अवीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जैसे जैसे हम अपने चुनाव की ओर बढ़ेंगे, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। शुभ रात्रि और छुट्टियों की शुभकामनाएं। और आपको भी धन्यवाद। एतान, जल्दी से आखिर में आपके विचार नेतन्याहू के बारे में। अगर अवीव ने नहीं बताया कि वो क्या सोचते हैं, सेना ने कहा कहना अभी जल्दी है। शायद मैं आपको चौंका दूं, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से और गतिशील तरीके से चल रही हैं। और मुझे लगता है कि लेबनान में जो हो रहा है, शायद मैं आपको चौंका दूं, इसका अगला चुनाव पर भी बहुत असर पड़ेगा, ईरान में परमाणु मुद्दे के अलावा। और तीसरा मुद्दा यह है कि देश अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है, इस पर नजर रखे हुए है। मुझे लगता है कि बहुत सारे चौंकाने वाले घटनाक्रम होंगे। रिजर्व के मेजर जनरल एतान गांधो, इस शाम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। गुड पास्ट्रा। हमारे दर्शकों और जो भी हो, हम थोड़े समय के लिए ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी बड़ी खबरों के दूसरे घंटे के लिए हमारे साथ बने रहें जो इजराइल और इस क्षेत्र से जुड़ी हैं। कहीं मत जाइए।